याद रखना, ये जो dr होता है ना, ये हमेशा इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अभी समझाऊंगा। और ये जो dr जो है ना, वो dt पे डिपेंड करता है। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिख दिया। ये समझना कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना रेजिस्टेंस चेंज होना है। पहले कितना था आर नॉट, अभी कितना है आर। पहले कितना था आर नॉट, अभी कितना है आर, ठीक है। तो चेंज तो हुआ है, वो किस पे डिपेंड करेगा? चेंज जो हुआ है उसमें वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो तुम्हारा टेम्परेचर का डिफरेंस पे, दैट इज dt पे, dt मतलब टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है, और एक इस पे भी डिपेंड करेगा कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने जा रहे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, उसका ग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ डायरेक्ट आ सकता है तुम्हारा, डायरेक्ट ऑप्शंस में डायरेक्ट दे सकता है कि ओहमिक पहचान लो इधर से, नॉन ओहमिक पहचान लो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस वेरी होता है टेम्परेचर के साथ, और साथ में आज हम लोग अल्फा, अगर तुम्हें पता है अल्फा के बारे में पूरा बात है आज हम लोग करेंगे, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, या तो थर्मल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अल्फा के बारे में आज पूरा बातें करेंगे, और कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कौन सा इक्वेशन के साथ वो वेरी होता है उसके बारे में भी आज हम लोग पूरा पता कर लेंगे, पूरा जान लेंगे। तो तुम्हें लास्ट लेक्चर्स देख के इधर पे आना है तो ही तुम्हें ओम्स लॉ का पूरा फील रहेगा, ठीक है। तो देखना इधर पे मैंने ये ऐड कर दिया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ऐड कर दिया था, दैट इज पोटेंशियोमीटर भी हम लोग इधर पे पढ़ेंगे, ठीक है। नीट में अगर देखोगे तो पोटेंशियोमीटर को हटा दिया गया है, तो नीट वालों के सिर्फ और सिर्फ मीटर ब्रिज तक ही देखना है, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर नहीं देखना है, ठीक है। बट एडवांस में अगर देखोगे तो पोटेंशियोमीटर भी है, तो पोटेंशियोमीटर पूरा तुम्हें पूरा कवर करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो हम अभी इलेक्ट्रिक करंट, पहला इंट्रोडक्शन हो गया हमारा लेक्चर, और उसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया था, और साथ में हम लोग रिलेशन भी पढ़ लिया था, ठीक है। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी में हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है, और साथ में आज हम लोग ये खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना तक हम लोग खत्म कर लेंगे, और थोड़ा जो टाइम लगेगा ना, टाइम इधर पे लगेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ज्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद मिरर एंड फोल्डिंग सिमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में इधर पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के पहले हम लोग रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, उसको पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस की हम लोग उधर पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा किताबों का क्वेश्चन उधर पे करेंगे, और उसके बाद कॉम्बिनेशन में टाइम लगना ही है, सीरीज पैरेलल को अच्छे से समझना ही है, और उसके बाद सिमेट्री हमें देखना है, ठीक है, सिमेट्रिक सर्किट आता है तो उसमें देखना है, और उसके बाद ये धीमे धीमे हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी हमें खत्म करना पड़ेगा। अभी देखो इतना ही है, बट इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है। देखो ये सब तो अभी आज ये तक इतना तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी तक खत्म हो जाएगा। चलो लास्ट क्लास में जो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इस क्लास में भी तुम्हें बताऊंगा कि ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज बस रिकेप दे रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे ओम्स लॉ को निकालना है, और क्या क्या रेजिस्टेंस का इक्वेशन वगैरह आया था, वो चाहिए होगा आज हमें, तो पहले निकाल के मैं दे देता हूं। तो ये हमारा रिकेप है। तो तुम्हें पता होगा कि आई जो आया था हमारा, क्या तो करंट इक्वल टू एन ई ए वी डी आया था हमारा, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग ने ड्राइव किया था बहुत मेहनत से, ठीक है। तो ये जो भी हमारा इक्वेशन आया था, इसमें जो वीडी होता है उसका भी हमें पूरा फील पता है, पूरा हम लोग ने पूरा 1 घंटा उसके बारे में बात किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ड्राइव किया था, ठीक है। तो वीडी के जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं ई बाई एम, और साथ में हम लोग लिख सकते हैं टाउ, ठीक है। ई के जगह में, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह में हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ई के जगह में हम लोग लिख सकते हैं वी बाई एल, तो ये एम एल हो जाएगा, ठीक है। नीचे एल मैंने इंटू कर दिया और साथ में टाउ ऐसे लगा लो, ठीक है। इधर से अगर ये v तुम्हारा क्या है, ये v मतलब पोटेंशियल है, तो v अगर लिखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ v इस साइड रख दो और बाकी सबको इस साइड लाओ, तो तुम्हें मिल जाएगा n स्क्वायर, अच्छा ये उल्टा मिल जाएगा कि ml ऊपर आएगा, ml ऊपर आएगा, और नीचे तुम्हें क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर ए टाउ मिल जाएगा, ठीक है। ml को इस तरफ कर दो और पूरा चीज इधर लिख दो, और साथ में अगर तुम देखोगे इधर पे तुम्हारा i दिख जाएगा, ठीक है। मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो
कि जो तुम्हारा v आया है वो आया है ml डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ए टाउ। और मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें ये सिखा दिया था कि जो ml बाई एन स्क्वायर ए टाउ जो आया है ना, इसमें एक एक टर्म अगर तुम देखोगे, एक एक टर्म अगर तुम देखोगे, ये सब कांस्टेंट होता है अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तुम अगर देखोगे एक एक टर्म इधर पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर क्या कांस्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये चीज पूरा कांस्टेंट होता है। और वो चीज कांस्टेंट जो होता है ना, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यही तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो याद रखना, रेजिस्टेंस तभी कांस्टेंट, ये तभी वैलिड है, ये तभी कांस्टेंट होगा, ये तभी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ही इस चीज को हम लोग रेजिस्टेंस आर के नाम पे जान सकते हैं। ये तुम्हें याद रखना है आज के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर टेम्परेचर वेरी किया ना, तो इफ, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं कि ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ये टर्म पूरा कांस्टेंट हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको ही हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इधर से देखो, मैंने इस चीज को r लिख दिया तो आई आर हो गया, मैंने इधर पे लिख दिया, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। दैट इज ओम्स लॉ, जहां से हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल चुका है। ओके, ये हमें समझ आ गया। अभी देखना इधर पे, इधर पे देखना कि अगर इफ टेम्परेचर वेरी, इफ टेम्परेचर वेरी, इफ टेम्परेचर वेरी, वेरीज ना लिख के वेरी लिखता हूं, ठीक है। अगर टेम्परेचर वेरी हुआ, अगर टेम्परेचर वेरी हुआ मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ, तो याद रखना क्या m पे कोई चेंज आएगा? m पे कोई चेंज नहीं आएगा। m तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है। क्या लेंथ में चेंज आएगा? तो लेंथ में भी हम लोग चेंज नहीं देखेंगे। फिर हम लोग ई पे भी चेंज नहीं देखेंगे, एरिया पे भी चेंज नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों में चेंज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे ना तो एन टाउ, एन मतलब क्या था, याद है क्या? एन मतलब था तुम्हारा कैरियर चार्ज डेंसिटी, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज है तो कैरियर चार्ज लिख दो, कैरियर चार्ज डेंसिटी तुम लिख सकते हो, कैरियर चार्ज डेंसिटी करके तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो कैरियर चार्ज डेंसिटी, और टाउ का मतलब ये था रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दोनों में चेंज आता है, यस, ठीक है। ये चेंज कैसे आता है? क्या टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ता है, कमता है, घटता है, क्या होता है, वो सब चीजें के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बट तुम्हें ये याद रखना है कि दिस टू विल वेरी, दिस टू विल वेरी, ठीक है। दे विल, दिस टू विल वेरी। तो टेम्परेचर अगर वेरी होगा तो ये सब चीजें वेरी होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। विल वेरी, एन और टाउ वेरी होता है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, बट ये दोनों वेरी होगा। अगर ये दोनों वेरी होगा तो रेजिस्टेंस जो आया था, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में फिर से हम लोग फॉर्मूला आज ऐसे भी लिखना पड़ेगा, बट ये रिकेप था तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सब चीजें के बारे में हम लोग लास्ट क्लास तक बात किया था। बट ओम्स लॉ जब हम लोग ने पढ़ लिया है तो ओम्स लॉ में और एक चीज आता है, उसको भी हम लोग खत्म ही कर लेते, ठीक है। ओम्स लॉ में और एक चीज भी आता है, दैट इज तुम्हारा ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। इसको भी खत्म ही कर लेते साथ साथ कि ओहमिक कंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल, दोज हु फॉलोज मटेरियल्स, या तो तुम्हारा कंडक्टर्स, ठीक है, मटेरियल्स लिखते, मटेरियल ओबे ओम लॉ, तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को जो ओबे करता है, जो फॉलो करता है, उनको हम लोग बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं उनको? ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। उनको हम लोग बोल देंगे ओहमिक कंडक्टर। और उनका अगर V वर्सेस I ग्राफ देखोगे ना, उनका अगर V वर्सेस I ग्राफ देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो दिखाता हूं, ठीक है। उनका अगर हमें क्या देखना है, V वर्सेस I ग्राफ देखना है तो कुछ ऐसा दिखेगा कि पोटेंशियल वर्सेस आई ग्राफ। और कुछ कुछ में देखना तुम, मैं आई वर्सेस वी बनाऊंगा, कुछ कुछ में वी वर्सेस आई बनाऊंगा, कुछ कुछ में आई वर्सेस वी बनाऊंगा। तो उसको तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर लिखना है तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें बोर्ड्स के लिए। बाकी एंट्रेंस में डायरेक्ट ऐसे ग्राफ बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो आई वर्सेस वी या तो वी वर्सेस आई अगर तुम देखोगे ना तो उनका स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? उनका स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनता है। आई वर्सेस अगर वी तुम देखोगे
या v वर्सेस i ग्राफ अगर देखोगे ना, i वर्सेस v या तो v वर्सेस i, दोनों ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो इधर पे नोट करना कि हमेशा हमेशा v वर्सेस i ग्राफ या तो i वर्सेस v ग्राफ, ठीक है, हमेशा हमेशा अगर ओहमिक कंडक्टर है तो उनका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन। सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से ही पास करना पड़ेगा। पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ही पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने किसी और जगह से पास कर दिया तो वो क्या नहीं बनेगा, वो तुम्हारा ओहमिक कंडक्टर या तो ओहमिक ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, ओहमिक अगर कंडक्टर है तो ओहमिक कंडक्टर का हमेशा जो तुम्हारा निकलेगा, क्या निकलेगा, v वर्सेस i ग्राफ जो निकलेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा और ओरिजिन से ही पास होगा। हमेशा क्या होगा, ओरिजिन से ही पास होगा। ठीक है, अभी इसके स्लोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी स्लोप वगैरह के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उसका टेंशन मत लेना। जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वही पढ़ो सिर्फ। और तुम्हें अगर लग रहा है सर ने ये नहीं बताया तो पक्का ये लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन डिटेली जब भी बताऊंगा डिटेली बताऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे, पूरा अच्छे से होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर ने अभी इसका स्लोप नहीं बताया कि इसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है और आई वर्सेस वी का जो स्लोप होता है 1 बाय रेजिस्टेंस होता है। यस, उसके बारे में डिटेली करेंगे, साथ में ग्राफ के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जो 10 में हम लोग कराते उसको तुम इधर पे भी कर सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेली करेंगे। ठीक है, देखो 10 में भी कराते हैं ये सब। देखो तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर इससे पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और पास होना चाहिए ओरिजिन से, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओहमिक कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ हो गया। ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ओहमिक कंडक्टर हमें समझ आ गया जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में। ठीक है, बट अगर तुम देखोगे इसका जो ग्राफ का जो स्लोप आता है, ठीक है, अभी ग्राफ के स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं बस, और उसके बाद मैं उसका क्वेश्चंस कराऊंगा एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी तुम उसके बारे में पूरा क्वेश्चंस में कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना। अभी बस मैं ओहमिक कंडक्टर के बारे में हमें पता करना था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूं कि स्लोप ऑफ वी वर्सेस आई ग्राफ रेजिस्टेंस आता है, बट मैं डायनामिक रेजिस्टेंस तुम्हें सिखाऊंगा अभी आगे जाके, उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। बट इसको जो अभी हम लोग वी वर्सेस आई हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसको आगे हम लोग डिटेली बात करेंगे। और ठीक है, और डिटेली बात करेंगे आगे आगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी। ठीक है, तो इसमें देखना ये दिया हुआ, तो अगर सुनना अच्छे से, तुम्हें पता है कि कोई भी ग्राफ में अगर तुमने ये एंगल का या तो ये स्लोप निकाला, ये एंगल निकालना मतलब इसका टेन थीटा अगर निकाला, इसका अगर टेन थीटा, ये अगर थीटा है तो इसका अगर टेन थीटा तुमने निकाला, तो ये जो टेन थीटा होता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, स्लोप होता है। ये जो टेन थीटा होता है इसमें ये जो थीटा होता है इसका अगर टेन थीटा निकाला, ठीक है, मतलब स्लोप निकाला, तो ये जो स्लोप आएगा वो हमेशा आता है तुम्हारा वी बाई आई। क्या आ जाएगा, इसका स्लोप वी बाई आई आ जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर आता है। जो कि क्या आता है, रेजिस्टेंस के बराबर आता है। ठीक है, कैसे सर ये कैसे आ गया, तो देखो इधर पे, तो क्या करोगे तुम, ये एंगल निकालना है ना, तो ये अगर एंगल निकालना है तो इधर से कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, इधर पे कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो और इधर से कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, तो ये जो बेस आएगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर जो आएगा ना, ये परपेंडिकुलर तुम्हारा पोटेंशियल आने वाला है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो। ठीक है, और बेस अगर देखोगे ना तो वो करंट ही आने वाला है। टेन थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर निकालोगे तो पोटेंशियल, और बेस अगर निकालोगे तो करंट, तो v बाई आई आने वाला है। तो इसका अगर स्लोप निकालोगे तो वो हमेशा क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो इधर से हमें समझ आ गया, स्लोप ऑफ ग्राफ v वर्सेस i गिव्स क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या दे देता है, रेजिस्टेंस हमें दे देता है। ये हमें इधर पे नोट करना है। ठीक है, ये नोट करना है हमें, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मैंने अगर उल्टा कर दिया इसको आई वर्सेस वी, तो क्या दे दिया, आई वर्सेस वी ग्राफ। ठीक है, आई वर्सेस बी ग्राफ अगर है, आई वर्सेस वी अगर ग्राफ है और वो भी स्ट्रेट लाइन ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर ये एंगल निकालोगे ना, इसमें अगर ये एंगल निकालोगे तो इसमें देखना, पहले मैं ये दिखा देता हूं कि इधर से मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो ये जो चीज आएगा इस बार ये पोटेंशियल आने वाला है, ये जो चीज आने वाला है इस बार ये पोटेंशियल आने वाला है। ठीक है, और इस बार अगर तुम परपेंडिकुलर देखोगे, ये जो परपेंडिकुलर अगर देखोगे, ये जो परपेंडिकुलर देखोगे ना इस बार,
ये परपेंडिकुलर इस बार तुम्हारा क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। इस बार उल्टा आ रहा है ना तुम्हारा, मतलब इस थीटा का अगर तुमने स्लोप निकाला, अगर तुमने इस थीटा का अगर स्लोप निकाला, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब करंट बाई पोटेंशियल आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि करंट बाई पोटेंशियल अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो करंट बाई पोटेंशियल ओम्स लॉ लगा लो। ओम्स लॉ लगाने से तुम्हें पता चलेगा कि 1/R मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1/R, मतलब 1 रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा तुम्हें? 1 रेजिस्टेंस। 1 रेजिस्टेंस तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा, तो इधर से ये भी हमें नोट करके रखना है कि स्लोप ऑफ ग्राफ हमें क्या मिल चुका है इधर से हमें ये पता चला है कि स्लोप ऑफ ग्राफ आई वर्सेस बी अगर दिया हुआ है, कभी भी तुम्हें अगर आई वर्सेस बी अगर ग्राफ मिल गया तो हमें ये 1 रेजिस्टेंस देता है। ये हमेशा क्या देगा तुम्हें? 1 रेजिस्टेंस ही देगा। ठीक है, इतना चीज हमें पता होना चाहिए, कम से कम मिनिमम ये सब चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। ये दोनों ही चीज तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ओहमिक कंडक्टर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, ये ओहमिक कंडक्टर के लिए, ये जो भी हम लोग ने अभी पढ़ा, दैट इज ओनली वैलिड फॉर ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना है और स्ट्रेट लाइन हमेशा ओहमिक कंडक्टर के लिए बनता है। ठीक है, तो ओहमिक कंडक्टर के लिए तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनता है और ये सब चीजें वैलिड है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वगैरह निकालना है तो स्लोप वगैरह निकाल के हम लोग निकालेंगे, आगे निकालेंगे, टेंशन मत लो, बस तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इतना अगर आता है तो अभी आगे चलो, दैट इज नॉन ओहमिक कंडक्टर, जिसमें हमें काफी सारा एग्जांपल इधर पे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ काफी सारा बनाना पड़ेगा। तो नॉन ओहमिक कंडक्टर अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि ऐसा मटेरियल जो ओम लॉ को ओबे नहीं करता, मटेरियल्स व्हिच डज नॉट ओबे या तो फॉलो, ठीक है, व्हिच डज नॉट ओबे या तो फॉलो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब इनका अगर V वर्सेस I ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा ओम्स लॉ। जैसे कि एक एग्जांपल मुझे अगर देना है तो सबसे पहला एग्जांपल मैं यही दूंगा कि तुम्हारा जो प्योर मेटल है ना, प्योर मेटल, अच्छा इधर पे भी मैं लिख देता हूं कि ये जो था ना, ये तुम्हारा जो था, ये एक्चुअली प्योर मेटल का ग्राफ था। ठीक है, प्योर मेटल का अगर ग्राफ देखोगे V वर्सेस I तो ऐसा बन सकता है। ठीक है, ऐसा बन सकता है। तो इसी प्योर मेटल को जब हम लोग क्या करेंगे, एट हाई टेम्परेचर, प्योर मेटल एट हाई टेम्परेचर अगर तुम देखोगे ना, एट हाई टेम्परेचर अगर तुम देखोगे ना, प्योर मेटल एट हाई टेम्परेचर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख जाएगा, देख लो। ये ग्राफ कुछ ऐसे सीधा जाएगा और ऐसा हो जाएगा। समझ आ गया? पहले कुछ टाइम वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और उसके बाद जब टेम्परेचर और ज्यादा होते जाएगा और वो धीमे धीमे उसका ग्राफ का जो शेप है वो ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। मतलब ये जो तुम्हारा V वर्सेस I ग्राफ बना है ना, ये अभी क्या हो गया तुम्हारा? नॉन ओहमिक बन गया। क्या बन गया? ये नॉन ओहमिक। ठीक है, ऐसे प्योर मेटल के लिए हम लोग देख सकते हैं। और क्या हो सकता है? और अगर तुम देखोगे ना तो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं इसको? वाटर वोल्ट मीटर। तो लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिसमें उसको पहले से कुछ इनिशियल पोटेंशियल चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए। मतलब तुम अगर देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये I वर्सेस V ग्राफ बना रहा हूं, और इसका स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, बट ये ओरिजिन से पास नहीं होता है। डू नॉट पास फ्रॉम ओरिजिन, डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं होता है, देयरफॉर इट इज एन नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो इधर पे कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल V0 से स्टार्ट होता है, इनिशियल कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहता है, जीरो नहीं। ये अगर इधर शिफ्ट हो जाता तो ये ओहमिक बन जाता, बट ये अभी नॉन ओहमिक है। ठीक है, अच्छा, और कुछ है क्या सर? यस, जैसे कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स करके कुछ आएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आने वाला है?
सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स जैसे हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, कुछ पढ़ेंगे ऐसे। अभी तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम इसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लिख कर रखना है, नोट करके रखना है और समझ कर रखना है कि ये भी तुम्हारा क्या होता है, ये भी तुम्हारा एक नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है। नॉन ओहमिक कंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड, क्या पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं इसको। आगे जाके जब तुम लास्ट चैप्टर पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, उसमें मैं सिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में अगर देखोगे ना तो सेमीकंडक्टर का कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, देखना अच्छे से। इसका भी आई वर्सेस वी ग्राफ बनता है और वो कुछ अलग ही बनता है, ठीक है। ये आई वर्सेस वी ग्राफ बनता है और ये तो कुछ अलग ही बनता है, ऐसा कुछ बनता है, देखना, ये देखना कुछ ऐसे जाएगा ये, ठीक है। और इधर अगर देखोगे ना कुछ ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे कुछ फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस करके कुछ होता है, तो वो सब चीजें अभी हमें समझ के कुछ फायदा नहीं है। बट ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है ना। आई वर्सेस बी स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है ना। देयरफॉर इट इज नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर लिया, लेकिन सेमीकंडक्टर में एक स्पेशल सेमीकंडक्टर है जिसके बारे में हमेशा हमें बात करना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही थोड़ा सा अलग है। इसके लिए हम लोग हमेशा गैलियम आर्सेनिक को हमेशा हम लोग बात करते हैं। ये भी एक सेमीकंडक्टर ही है, ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर ही। सेमीकंडक्टर कंपाउंड मतलब दो चीज मिलके एक बना हुआ है, गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, GaAs। तो इसका अगर ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ में थोड़ा सा मैं बताऊं तो मजेदार है। इसका ग्राफ अगर तुम देखोगे थोड़ा सा मजेदार है, इसके लिए ये थोड़ा सा फेमस है। ये क्यों फेमस है? देखो, इसका अगर आई वर्सेस वी ग्राफ बनाते हो ना, या तो वी वर्सेस आई, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, पहले स्ट्रेट थोड़ा सा, उसके बाद ऐसे होके ऐसे दिखता है वो, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है उसका, ठीक है। पहले कुछ टाइम ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसके बाद नॉन ओहमिक कंडक्टर वो बन जाता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। और ये थोड़ा सा अगर देखोगे मजेदार इसलिए है क्योंकि इसमें एक ऐसा रीजन है, इसमें दो रीजन है, अच्छे से देखना, इसमें ऐसा दो रीजन है। इसमें ये वाला रीजन और ये वाला रीजन थोड़ा सा फेमस है। क्या फेमस है इसमें? देखो, इसमें ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये दिख रहा होगा कि ये इस तरफ है, मतलब इसका अगर स्लोप निकालोगे ना तो नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। इधर अगर मैं स्लोप निकालता हूं, इधर अगर मैं स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऐसे, ठीक है, और इधर अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो ये पॉजिटिव स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो इधर पे अगर मैं लिखता हूं तो ये नेगेटिव स्लोप का आएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। और इधर में अगर देखता हूं तो वो पॉजिटिव स्लोप का दिख रहा है मुझे, ठीक है, वो पॉजिटिव स्लोप का दिख रहा होगा मुझे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप के बारे में इधर हम लोग बात करते हैं, जिसमें नेगेटिव स्लोप का मतलब हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेजिस्टेंस। समझ आ गया बात? कि इधर पे अगर तुम देखोगे तो हमें दो रीजन मिल रहा है, एक रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस मिल रहा है और दूसरा रीजन में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव, ये जो है ये हमारे पास पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। ये स्लोप ही तो हमें रेजिस्टेंस देता है ना, चाहे 1 रेजिस्टेंस दे या चाहे सिर्फ रेजिस्टेंस दे, बट पॉजिटिव होने से पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव होने से नेगेटिव ही आएगा ना। तो इसलिए इधर पे दो रीजन है, एक पॉजिटिव रीजन और एक नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा फेमस है, इस ग्राफ को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। तो मैंने इधर पे लिख दिया, दैट इज जी, क्या लिख सकते हैं इसको? GaAs, ठीक है। ये एक सॉलिड कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, ठीक है, कंपाउंड है, सेमीकंडक्टर है। तो ये सब चीज आज हमें बात करना था तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। लेकिन इधर अगर देखोगे ना, इन सब में हम लोग डिफाइन करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस को। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग इस सब में, डायनामिक रेजिस्टेंस को। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर पे जितना भी मैंने अभी ग्राफ बनाया था सब में अगर देखोगे ना तो V या तो डेल्टा V लिख दूं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V,
और डेल्टा आई चेंज होता है। हर जगह अलग अलग तुम्हारा क्या होता है, हर जगह अलग अलग तुम्हारा डेल्टा वी और डेल्टा आई आता है, तो उससे हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो लास्ट मैंने इधर पे तुम्हें दिखाया था ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, हर जगह स्लोप अगर देखोगे सेम आ रहा है, लेकिन इधर पे अगर देखोगे ना तो हर एक जगह में जो तुम्हारा स्लोप आएगा ना वो अलग अलग आएगा, इसलिए इसमें जो रेजिस्टेंस डिफाइन होगा ना वो डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन होगा, क्योंकि डेल्टा वी और डेल्टा आई मतलब चेंज अगर तुम देखोगे ना डेल्टा वी का और इसका दोनों का चेंज अगर देखोगे, मतलब दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे वो अलग अलग जगह में अलग अलग आ रहा है। इसकी वजह से हम लोग उसमें डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं। मतलब अगर कोई भी तुम्हें इधर पे ग्राफ दिया हुआ है, अगर तुम्हारे पास क्या है, कोई भी इधर पे अगर ग्राफ है, सोचो तुम्हारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, तुम्हारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये पूछता भी है एग्जाम में, शायद जेई में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको अच्छे से तुम्हें देखना है इधर पे कि कोई भी इधर पे एक ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से ऐसा कुछ ग्राफ ले लिया, ठीक है, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ये अगर मैं v लिखता हूं, ये अगर मैं i लिखता हूं, तो v और i इसमें वेरी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कांस्टेंट है, उसका चेंज कांस्टेंट नहीं है, उसका चेंज क्या होगा, वेरी हो रहा है। जैसे कि इसमें अगर मैंने देखो ये वैल्यू ऑफ i1 में, लेट्स से ये i1 है, इस वैल्यू ऑफ i1 में ये v1 डिफाइंड है, और ये वैल्यू ऑफ i2 में ये तुम्हारा v2 डिफाइंड है, इधर पे ये v2 डिफाइंड है, समझ आ गया। तो मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए, इस रीजन का अगर हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा, हमें कौन सा रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा क्या, नहीं, तो हमने उसका नाम दे दिया डायनामिक रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है इसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक, ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस का हमने नाम दे दिया। और डायनामिक रेजिस्टेंस को तुम बोल सकते हो, देखो इधर पे ऐसा लिख रहा हूं मैं, डायनामिक रेजिस्टेंस को भी कुछ तो डिनोट करना पड़ेगा, कैसे भी तो डिनोट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको आरडी का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको मैंने, आरडी दे दिया, ठीक है। तो ये आरडी जो होगा डायनामिक रेजिस्टेंस, वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ दो रीजन जो तुम्हें पता है ना, उसमें से तुम क्या करो, उसमें तुम कुछ इधर पे एक ट्राइंगल जैसा ऐसे कुछ बना लो, इधर देख लो ना, ये चेंज देख लो, इन दोनों पॉइंट में है ना, तो ये चेंज देख लो, ये चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा वी, लिख दो डेल्टा वी। और ये अगर चेंज देखोगे ना, अच्छा सॉरी, इन दोनों रीजन में, ये दोनों रीजन में ये जो चेंज होगा इसको तुम डेल्टा आई का नाम दे दो, ठीक है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई हो जाएगा तुम्हारा डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे वैल्यूज दिया रहेगा, तुम्हें बस इधर पे बिठाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा वी में तुम लिख सकते हो V2 माइनस V1, और डेल्टा आई में तुम लिख सकते हो I2 माइनस I1, ठीक है। जैसे भी तुम्हें दिया हुआ है, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, ऐसे ही तुम इसको लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी हमारा एक स्मॉल टॉपिक है जिसको तुम्हें इधर पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा नॉन ओमिक, अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर होने से ही ऐसा ग्राफ बनेगा ना, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए हमें ये सब निकालना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम लोग लेटर हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में देखेंगे, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर चैप्टर में फिर से इसको देखेंगे अच्छे से देखेंगे तब, और ठीक है। चलो आगे, चलो तो अभी आ जाता है तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जहां से पीवाईक्यू में ढेर सारा क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। और जो लोग क्या करते हैं, भूल जाते, जल्दी जल्दी भूल जाते इसको, तो तुम्हें नहीं भूलना है, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट से तुम्हें बता के देता हूं कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अच्छा, तो तुम्हें क्या क्या पता है वो चीज मुझे बता दो, तुम्हें अभी तक क्या क्या पता है। तुम्हें ये पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तुम्हें पता है कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। और तुम्हें ये भी चीज पता था कि V इज इक्वल टू R के जगह में मैंने लिखा था ml बाई n स्क्वायर a टाउ, ठीक है, और इधर पे I आया था। तो तुम्हें इधर से ये भी पता है कि रेजिस्टेंस जो आया था वो आया था हमारा ml डिवाइडेड बाई n स्क्वायर a टाउ, ठीक है। और तुम्हें यह भी पता है कि जो रेजिस्टिविटी आता है, रेजिस्टिविटी में L बाई ए नहीं होता है बस, दैट इज m L बाई ए को हटा दो, बस m n स्क्वायर टाउ,
ठीक है, और हमें एक और रिलेशन पता है, दैट इज रो एल बाई ए। इधर से हम लोग ने रो को डिफाइन किया था। ठीक है, ये सब चीजें हमें अभी तक पता है, ये सब चीजें हमें अभी तक पता है। और हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये सब तुम्हारा ये जो एम एल एन स्क्वायर ए टाउ कांस्टेंट होता है। हमें ये पता है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, सॉरी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमें यह पता है कि तो एम एल एन स्क्वायर ए टाउ वाला जो टर्म आया ना, वो पूरा चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसका मतलब रेजिस्टेंस जो हमारा है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमें पता है, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हमें इधर से बात इधर पे स्टार्ट करना है, दैट इज कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, चलो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज लेते, ठीक है, डिक्रीज भी लेके तुम कर सकते हो, सेम ही बात होगा ना, उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, तो अगर इफ टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो अब मुझे बताओ कि क्या चीज तुम्हें इधर पे मिलेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सुनना अच्छे से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैंने ऐसे दे दिया मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे हिसाब से तुम्हें यह समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें यह समझ आ रहा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या फैक्टर में इधर चेंज आ सकता है। इधर पे क्या फैक्टर हमें मिला है, हमें एम एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ए टाउ कांस्टेंट तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस बार टेम्परेचर वेरी हो रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि एम एल ये सब चेंज नहीं होता है, ई चेंज नहीं होता है, ए चेंज नहीं होता है, सिर्फ एन और टाउ में चेंज आता है। क्या आता है, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज या तो डिक्रीज में हमेशा एन एन टाउ, ठीक है, एन एन टाउ क्या होता है, चेंज होता है, चेंज। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, एन एन टाउ चेंज होगा। ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए। तो अब बात ये है कि एन और टाउ में कैसा चेंज आता है। ठीक है, कैसा चेंज आता है, तुम अगर देखोगे तो टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं, सुनना अच्छे से, अभी टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो एन एन मतलब था तुम्हारा कैरियर डेंसिटी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते, या तो कैरियर डेंसिटी इधर बोल दो। ठीक है, कैरियर डेंसिटी। ठीक है, तो कैरियर डेंसिटी में इंक्रीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि तुमने तुमने क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तुमने टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने से मेरे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर देना मतलब थर्मल एनर्जी देना, अंदर से टेम्परेचर देना मतलब थर्मल एनर्जी देना, मतलब अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें काइनेटिक एनर्जी देना। ठीक है, तो टेम्परेचर दे रहे हो मतलब काइनेटिक एनर्जी अंदर का इंक्रीज हो जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, ठीक है, एनर्जी अगर इंक्रीज हो गया तो मेरे हिसाब से अंदर में ऐसा कुछ तुमने एनर्जी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, ये पढ़ा होगा तुम लोग ने। ठीक है, फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में फिर से। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें क्या होता है कि जो एटम होता है ना अंदर में, जो भी है, कंडक्टर हो जो भी हो, बट अंदर में एटम होता है। एटम के अंदर में तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बट अगर ये एनर्जी मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो अंदर में जो घूम रहा है ना उसको अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो अपना ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ऑर्बिट से निकल जाएगा मतलब पहले जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्यों, पहले जो इलेक्ट्रॉन, जो अंदर में जो एटॉम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, न्यूक्लियस के साथ जो बाउंडेड है, वो इलेक्ट्रॉन भी अभी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन भी अभी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि तुमने टेम्परेचर दिया। और तुमने अगर टेम्परेचर दिया तो मतलब उसका मतलब क्या दिया, तुमने एनर्जी दिया। एनर्जी दिया मतलब वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी से अगर ज्यादा दे दिया तो वो ऑर्बिट से क्या हो सकता है, निकल सकता है। ऑर्बिट से क्या हो सकता है, निकल सकता है। इसके वजह से टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया, तो ये जो फैक्टर है तुम्हारा, ये जो एन जो फैक्टर है एन, ये एन क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा। ये एन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले समझो बात, उसके बाद मैं समझाता हूं कि क्या होता है क्या नहीं। पहले ये समझो कि एन इंक्रीज होगा, यस एन इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगर टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, अगर टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया तो नेक्स्ट तुम्हें टाउ में क्या दिखेगा। ठीक है, बाकी देखो एल ए
ई, ठीक है, एम, इसमें तो चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ एन और टाउ में चेंज आएगा। तो अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, तो टाउ, टाउ मतलब क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच का जो टाइम होता है, दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच का टाइम, ठीक है। तो मुझे पता है कि टेम्परेचर ज्यादा देने से अंदर में एनर्जी ज्यादा हो गया, और अंदर में एनर्जी अगर ज्यादा हो गया तो अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया मतलब अभी जल्दी जल्दी कोलिशन होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का ये मतलब होगा अभी क्या होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, फास्ट कोलिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा, फास्ट कोलिशन हो जाएगा, और टाउ क्या हो जाएगा, टाउ तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इधर से हमें यह पता चल रहा है कि टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दो चीज मिला है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे, या तो डिक्रीज भी कर सकते हो, उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। तो टेम्परेचर को अगर वेरी कर रहे हो तो हमें दो चीज में चेंज हमें पता चला है, एक तो एन इंक्रीज हो जाएगा, टाउ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दोनों अगर तुम अच्छे से देखोगे ना तो इधर पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा तुम्हें। इधर पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन क्या मिल जाएगा, देखो तो इधर पे तुम्हें यह पता चला कि आर जो होता है, तुम्हें यह पता है कि आर जो होता है वो होता है एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो तुम्हें यह पता चलेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन में क्या हो रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, टाउ डिक्रीज हो रहा है, टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। दोनों कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज होना चाहिए, और अगर टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। दोनों ही चीज इधर पे एक साथ आ गया, ठीक है। तो इधर पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हें मिल रहा है। तो इस चीज को अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो तुम्हें यह पता करना पड़ेगा कि अभी हम लोग कंडक्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज है ना ये सबके लिए वैलिड है, ये सेमीकंडक्टर, एलओआई आगे पढ़ने वाले सबके लिए वैलिड है, ये जो मैंने इधर पे जो चीजें लिख के दिया। लेकिन अभी हमें पढ़ना है कंडक्टर के लिए। हमें पता है कंडक्टर्स के पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा है। तो अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया भी है और 2-3 अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो भी गया है तो इसमें इतना कुछ तुम्हारा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एन है ना वो कंडक्टर के पास पहले से बहुत है। अगर तुमने अभी टेम्परेचर दिया तो थोड़ा बहुत और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर में इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, सबका अभी मोशन फास्ट हो गया है, तो टाउ बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए अगर तुम देखोगे ना दोनों में से तुम्हें किसको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, किसी एक को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर पे सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, और इधर पे जो सिग्निफिकेंट होता है ना वो हो जाएगा तुम्हारा टाउ, ना कि एन। ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। ये क्यों सिग्निफिकेंट हो जाएगा समझ आया क्या? क्योंकि टाउ कम हो जाएगा, इसका एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अंदर में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। सबका अगर एवरेज हम लोग करेंगे, सबका टाइम थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। जब एवरेज निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। लेकिन एन तो पहले से ज्यादा है ना, कंडक्टर्स है ना, तो अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पहले से है। थोड़ा अगर 1-2 ज्यादा भी हो गया उसमें इतना ज्यादा क्या नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। इसके वजह से हमें कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर्स हमें क्या लेना पड़ेगा, फॉर कंडक्टर्स हमें यह समझना पड़ेगा कि टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस, टाउ अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर के साथ साथ तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ज्यादा हो जाएगा। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट में ऑपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। कंडक्टर ज्यादा अपोज करना स्टार्ट करेगा अगर टेम्परेचर ज्यादा तुमने किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये चीज सिग्निफिकेंट होगा, ये अभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ये पहले से इतना ज्यादा है। और 1-2 अगर ज्यादा हो भी गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके लिए फॉर कंडक्टर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कितना होता है वो मैंने बताया था तुम्हें, 10⁻28 to 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। बहुत ज्यादा तुम्हारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके वजह से हम लोग मान सकते हैं कि 1-2 अगर ज्यादा भी हो गया ना इसके सामने बहुत कम हो जाएगा। इसके लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये इसको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा कि टाउ कम हो जाएगा। और टाउ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टर्स के लिए। बोलो समझ आ गया बात, है ना बात समझ? तो चलो ये तुम्हारा अभी ये पढ़ेंगे, फिर एलो आएगा और साथ में हम लोग ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ के लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं छोड़ा, तो इधर पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं इधर पे तुम्हें दिखा सकता हूं। अच्छा सर रेजिस्टेंस के लिए आपने बताया, रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा? अरे सेम ही होगा ना कि ये एम एल बाई
एम एल बाई एन स्क्वायर ए टाउ होता है। और रेजिस्टिविटी अगर देखोगे तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी एम बाई एन स्क्वायर टाउ होता है। ठीक है, दोनों अगर तुम देखोगे दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। हमें पता है कि फॉर कंडक्टर, हमें क्या पता चला, फॉर कंडक्टर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और क्योंकि दोनों सेम ही है इसके लिए रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल का वो चेंज करने से वो चेंज होगा। जैसे कॉपर अगर करोगे तो रेजिस्टिविटी अलग आएगा, निकल का यूज करोगे कंडक्टर तो अलग आएगा। और साथ में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ भी डिपेंड करता है, याद रखना, टेम्परेचर के साथ भी डिपेंड करता है। लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बट टेम्परेचर के साथ वो डिपेंड करता है। तो इसका अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए ना, इसका अगर एक ग्राफ बनाओगे, जैसे कि मैंने कॉपर के लिए एक ग्राफ बनाया, मैंने क्या किया, कॉपर के लिए एक अगर ग्राफ बनाया तो हमें ऐसा मिलता है, हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। मैंने इधर पे रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी दोनों लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इधर पे टेम्परेचर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हें दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा करके ऐसे, ठीक है। अभी सबके लिए अलग अलग होगा, ये मैंने कॉपर के लिए बताया, ठीक है, कॉपर लिख देना इसको। अभी सबके लिए अलग अलग होगा, कुछ अलग मटेरियल अगर तुम लाओगे ना, मतलब अलग कंडक्टर, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कुछ अलग लाओगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग स्लोप में बनेगा, बट बनेगा ऐसे ही, ठीक है। यही तुम्हारा क्या रहेगा, कुछ ऐसा दिखने वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ तो तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज, क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, अभी आएगा, धीमे धीमे सब आएगा, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। अच्छा, अभी देखो इधर पे फॉर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर हमें इतना नहीं आता है, बट हमें ये सब अभी पता चल गया ना, हमें क्या क्या अभी समझ आ गया कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, सेमीकंडक्टर में बोल दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। कोई कोई बोलता है आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से हमें यह समझ आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अंदर का है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एन क्या हो सकता है, एन इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और एक चीज क्या हो सकता है, और एक चीज हो सकता है टाउ डिक्रीज हो सकता है। दो चीज हमें, ये तो सबके लिए वैलिड है, ये तो सबके लिए वैलिड है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सबके लिए वैलिड है। तो अभी बात ये है कि सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा सिग्निफिकेंट होगा, वो बात है। तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्लासिफिकेशन है मटेरियल का जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो टाउ, टॉर्क बोल रहा था, टॉर्क नहीं, टाउ, टाउ जो है वो अगर डिक्रीज भी हो गया, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो टाउ किसका डिक्रीज होगा, किसी का डिक्रीज ही नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो तुम्हारा पहला वाला है ना, ये इस बार सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट होगा इस बार। क्यों, क्योंकि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, और सेमीकंडक्टर में होता है तुम्हारा थोड़ा सा, हमें आगे जाके समझ आएगा, उसमें बॉन्ड्स होते, ठीक है, बैंड्स होते, तुम्हारा बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। उधर से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो क्या हो जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो तब आएगा ना टाउ। टाउ तो बाद में आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन तो होना पड़ेगा, उनका कोलिजन होना पड़ेगा, तो ही जाके टाउ आएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट ये हो जाएगा ना, ये सिग्निफिकेंट इस बार नहीं होगा, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट इस बार नहीं होगा। सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो किसका कोलिजन देखोगे और किसका टाइम निकालोगे, नहीं निकाल सकते। इसलिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो 1 2 3 4 5 भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गया ना सेमीकंडक्टर में, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करंट सेमीकंडक्टर को मिल जाएगा। सेमीकंडक्टर से हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, सेमीकंडक्टर में 2 टाइप का करंट आता है, एक को होल करंट बोलते हैं और एक को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। आगे जाके समझेंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये समझ आ गया कि ये सिग्निफिकेंट है इस बार। तो अगर तुम अभी फिर से रेजिस्टेंस में बिठाओगे ml डिवाइडेड बाई n स्क्वायर ए टाउ,
ठीक है, इस बार एन इंक्रीज हो रहा है। एन अगर इंक्रीज होगा ना, तो मैंने ये बताया था ना, कंडक्शन होगा इस बार करंट आएगा, तो मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो देखो इधर से कि एन इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस कमेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो एन इंक्रीज होने से हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इस बार। तो ये सब तुम्हें याद रखना है कि विथ टेम्परेचर हमें क्या मिल गया, विथ टेम्परेचर हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस मिल गया। ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऐसा लिख देना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका अगर एक ग्राफ बनाना है, डिक्रीज होता है ना। अच्छा, सिर्फ रेजिस्टेंस क्या, नहीं, रेजिस्टिविटी भी तुम्हारा डिक्रीज होगा। ठीक है, दोनों सेम ही होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका अगर एक ग्राफ ही बनाना है तो इधर ही बना देते। ठीक है, इसका अगर एक ग्राफ बनाना है, दैट इज सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, आर और रो वर्सेस टेम्परेचर, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना डिक्रीज होगा, तो मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो ये ग्राफ भी तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो इतना जल्दी से नोट कर लेना, इतना जल्दी से नोट कर लो। फिर हम लोग पढ़ते हैं एलॉय के लिए क्या होगा। ठीक है, एलॉय के लिए क्या होगा, एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी होगा, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, एलॉय एक क्या होता है, एलॉय क्यों बनता है। एलॉय तो तुम्हें पता होगा कि हम लोग मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर, मेटल प्लस नॉन मेटल, या तो मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है। ठीक है, मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है, या तो नॉन मेटल भी हो सकता है, जैसा भी हो वो मिक्स क्या है, ये मिक्स करके बनाते हैं ये सब, तो मिक्सचर ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, तो ये जो एलॉय होता है ना, इसको मिक्स इसलिए करते हैं। ठीक है, इसको इसलिए मिक्स करते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, थ्योरी में जो हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, आर, वो डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूं एलआई का, जो हमें याद रखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल में जब तुम करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये एलॉय ही क्यों यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कि एलॉय का कुछ एग्जांपल है, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नानिन, क्या बोल देते हैं इसको, मैग्नानिन, एक नाम होता है मैग्नानिन। ठीक है, वो एलॉय का ही नाम होता है। और एक होता है कॉन्स्टेंटेन, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एन। ठीक है, ऐसा कुछ नाम होता है, ये एलॉय ही है, ये एलॉय है जो हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम थ्योरेटिकली अगर बात करोगे तो हम लोग बोलते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बट ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिपेंड तो करेगा, वो मैं अभी समझाऊंगा। बट ये याद रखना कि फिजिक्स प्रैक्टिकल अगर तुम्हें करना है, फिजिक्स प्रैक्टिकल में जितना भी चीज हम लोग यूज करते हैं ना, ज्यादातर एलॉय रहता है, क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टेंस है ना, वो तुम्हारा टेम्परेचर के साथ में क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है बट बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम। अभी ग्राफ बना के मैं दिखा दूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है और थ्योरेटिकल लाइफ में हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, बट ये तुम्हें समझना है कि एलॉय हम हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि उसका क्या नहीं होता है, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होता है। क्योंकि कोई भी अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तुम, कोई भी प्रैक्टिकल में अगर टेम्परेचर, देखो करंट तुम पास करोगे, फिजिक्स प्रैक्टिकल में करंट अगर पास करोगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मतलब उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा उस मटेरियल का। अगर रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया उस मटेरियल का, जिस मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, तो तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है वो तो बहुत एरर आ जाएगा ना उसमें। इसलिए हम लोग ज्यादातर एलॉय को यूज करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह पाए। हमेशा कांस्टेंट तो होगा नहीं, ठीक है, कांस्टेंट होता नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल अगर देखोगे ना, थ्योरेटिकल यही मैं तुम्हें बोलूंगा, थ्योरेटिकल अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूं। देखना, एलॉय का अगर ग्राफ बनाना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर का,
तो मैं ऐसे सीधा बना सकता हूं कि ये डिपेंड नहीं करता, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ऐसा मैं बना सकता हूं। ठीक है, और अगर मुझे प्रैक्टिकल ग्राफ बनाना है, अगर मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकल ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूं। ठीक है, मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूं कि थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा स्लोप मत दे दो, कि थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ये हम लोग मानते हैं, ये हम लोग मानते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, ये याद रखना, इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता है, क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग इधर पे ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस स्लाइटली, इंक्रीजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर। तो इतना बात अगर तुम्हें समझ आ गया है तो अच्छे से लिख लो। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी ये हमने ये बता दिया है कि रेजिस्टेंस, अगर तुम देखोगे तो कंक्लूजन तुम्हें क्या मिला है, कंक्लूजन तुम्हें ये मिला है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा तब। और अगर तुम एलॉय में देखोगे तो थ्योरेटिकली तो वो चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत उसमें स्लाइट चेंजेस आता है। ठीक है, ये इतना हमें समझ आया है। अभी बात ये है, तो इंक्रीज तो हो रहा है, तो कितना डिग्री चेंज होने में, ठीक है, कितना डिग्री चेंज होने में कितना रेजिस्टेंस का इंक्रीज होगा, जैसे कंडक्टर में, या तो सेमीकंडक्टर में कितना डिग्री चेंज करने से कितना डिग्री कम होगा, ज्यादा होगा, वो सब के बारे में हमें बात करना है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा कि कितना टेम्परेचर चेंज करने से कितना डिग्री चेंज करने से कितना रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, वो सब के बारे में अभी बात करना है। मतलब हमें इक्वेशन चाहिए होगा टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर के साथ अगर इक्वेशन चाहिए तो तुम्हें इधर पे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे, अभी इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इधर अल्फा में लिख देता हूं, अभी सीखेंगे। तो इधर तुम सुनना अच्छे से, टाइप भी करेंगे, यूनिट भी लिखेंगे, डायमेंशन भी लिखेंगे, ठीक है, सब कुछ लिखेंगे, बट इधर पे तुम अभी सुनना। ठीक है, इधर पे लिखना टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ये तो हम लोग देख रहे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। अच्छा, तो इधर पे तुम समझना कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मेरे पास एक क्या है, एक कंडक्टर है। सोचो मेरे पास ये कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है लेट्स से। ठीक है, ये अभी इनिशियल टेम्परेचर टी आई में बैठा हुआ है, ये इनिशियल टेम्परेचर टी आई में बैठा हुआ है। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये आर नॉट है, इसमें अभी जो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा इनिशियल, वो आर नॉट है। मैंने क्या किया, इसी कंडक्टर को, ठीक है, इसी कंडक्टर को, यही कंडक्टर को मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आफ्टर सम टाइम इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर का चेंज किया, मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर लिया, जैसे टीएफ। तो इसका रेजिस्टेंस में अभी चेंज आया आर, रेजिस्टेंस में क्या आया, कितना चेंज आया, आर। तो इसमें रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आया ना, दैट चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज डी आर। चेंज इन रेजिस्टेंस को, कितना रेजिस्टेंस में चेंज आया वही तो हमें निकालना है, तो उसको हम लोग डी आर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, डी आर, क्या बोल सकते हैं, डी आर, चेंज इन उसमें डी आर। और चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा टी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डेल्टा टी। अच्छा, क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा टी बोलेंगे। याद रखना, ये जो डी आर होता है ना, ये हमेशा इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अभी समझाऊंगा। और ये जो डी आर जो है ना, वो डी टी पे डिपेंड करता है। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिख दिया।
ये समझना कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना रेजिस्टेंस चेंज होना है। पहले कितना था आर नॉट, अभी कितना है आर, पहले कितना था आर नॉट, अभी कितना है आर, ठीक है, तो चेंज तो हुआ है, वो किस पे डिपेंड करेगा, चेंज जो हुआ है उसमें वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो तुम्हारा टेम्परेचर का डिफरेंस पे, दैट इज डीटी पे, डीटी मतलब टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है, और एक इस पे भी डिपेंड करेगा कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। मतलब अगर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको अगर मैंने 2 डिग्री चेंज किया तो लेट्स से वो 101 ओम हो गया, और एक अगर 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें भी अगर मैंने 2 ओम का चेंज किया, 2 डिग्री सेल्सियस चेंज किया, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही होगा हमेशा। देखो इसमें चेंज ज्यादा आया है, 5 आया है, इसमें अगर देखोगे ना सिर्फ 1 ओम का चेंज आया है, पहले 100 था, अभी 101, 2 डिग्री में 1000, 2 डिग्री में 5 ओम का क्या आ गया, चेंज आ गया। बोलो समझ आया, इसमें 5 ओम का चेंज आया, इसमें बस 1 ही ओम का चेंज आया। इसका मतलब ये आया कि इनिशियल रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होता है ना, उसमें चेंज भी क्या आता है, थोड़ा ज्यादा आता है। समझ आ गया, 1000 में 5 ओम का चेंज आया, सेम तुम्हारा टेम्परेचर चेंज करने पे, और इनिशियली अगर 100 है तो उसमें सिर्फ 1 ही ओम का चेंज आया, तो मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ नहीं आता लोगों को, इनिशियल पे भी डिपेंड करता है क्या, हाँ आंसर इज यस, इसमें तो डिपेंड करता है, ये समझ आ जाता है, बट उसमें लोगों को समझ नहीं आता है, तो मैंने ये बता दिया तुम्हें। अच्छा, तो ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है मेरे लिए, और ये अगर इक्वेशन नंबर 2 है, और दोनों को मैं अगर कंबाइन करता हूं, मैं अगर दोनों को कंबाइन करता हूं, ठीक है, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो तुम्हें क्या दिख रहा है बोलो, तुम्हें यह दिख रहा होगा कि dr जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूं r नॉट जो इनिशियल है, और साथ में मैं लिख सकता हूं dt, r नॉट dt, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। अच्छा, इस चीज को मैं आगे लेके जाता हूं, इस चीज को मैं आगे लेके जाता हूं कि dr जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, और इधर पे जो कांस्टेंट आता है ना वो थोड़ा सा तुम्हें ये याद रखना है कि ये अल्फा है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी है बट वो अल्फा है, ठीक है, ऐसा मत समझना सर ने अल्फा लिख दिया इक्वल टू एक्स्ट्रा लगा दिया, नहीं, इस अल्फा मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने एक इक्वलिटी सिंबल दिया और साथ में एक अल्फा लगाया, अल्फा इज द कांस्टेंट है, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, आर नॉट dt, ठीक है, याद रखना ये अल्फा भी तुम्हारा टेम्परेचर के साथ क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, अल्फा कैन ऑल्सो वेरी विथ टेम्परेचर, अल्फा कैन ऑल्सो वेरी विथ टेम्परेचर, बट अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा जेई नीट में नहीं आया है, तो फिर भी तुम्हें याद रखना है कि ये भी वेरी हो सकता है, ठीक है, ये अगर वेरी हो जाएगा ना, ये अगर वेरी हो गया ना, तब तुम्हें इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेना, ठीक है, वो निकाल सकते हो। अभी इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा को कांस्टेंट हम लोग पकड़ के आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा भी वेरी हो सकता है, अल्फा अगर वेरी होगा तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, इधर से सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो मैं इधर पे थोड़ा सा इसको मतलब सॉल्व करके दे रहा हूं, अल्फा वेरी हो सकता है, जैसे कि अल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू 2t स्क्वायर, ऐसे अगर है तो इसमें बिठा देना, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूं dr इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट dt, है ना, देखना इधर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इधर आर चेंज हो रहा है, कहां से कहां चेंज हो रहा है वो देखो, आर कहां से कहां चेंज हो रहा है, आर नॉट से आर चेंज हो रहा है, तो आर नॉट से आर चेंज हो रहा है, और इधर पे dt, अल्फा कांस्टेंट हो गया, आर नॉट कांस्टेंट है, dt चेंज हो रहा है, dt कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो टी आई से टी एफ, टी इनिशियल से टी फाइनल चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डी आर के जगह में मैं आर लिख सकता हूं और लिमिट बिठा सकता हूं, आर नॉट से आर एफ, या तो आर लिखा था मैंने, आर लिख देता हूं, आर नॉट से आर, और इधर से देखोगे तो अल्फा आर नॉट बाहर आ जाएगा, dt का अगर देखोगे ना, dt का t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और t में तुम्हें क्या बिठाना है, टी आई और टी एफ, टी आई और टी एफ, ओके, तुम इधर से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा r माइनस आर नॉट, ठीक है, इंटीग्रेट करके हमें अभी लिमिट बिठाना है, लिमिट जब बिठाएंगे तो ये हो जाएगा r माइनस आर नॉट हो जाएगा, और इधर अगर देखोगे तो अल्फा आर नॉट ये हो जाएगा तुम्हारा टी एफ माइनस टी आई, और लेट टी एफ माइनस टी आई को मैंने dt मान लिया, या तो डेल्टा टी मान लिया, क्या मान लिया मैंने, टी एफ माइनस
टी आई को हम लोग डेल्टा टी मान रहे हैं, ठीक है। ये अगर डेल्टा टी मानते हैं तो इधर पे आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा टी। ये एक्चुअली टी एफ माइनस टी आई आने वाला था, मैंने उसको डेल्टा टी मान लिया। और ये आर नोट को उस तरफ दे दो, ये आर नोट को उस तरफ दे दो, तो ये आ जाएगा आर नोट प्लस अल्फा आर नोट और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो आर इक्वल टू आर नोट बाहर ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज योर प्रूफ, बट दिस इज इनकम्प्लीट प्रूफ। क्या है वो मैं अभी बताता हूं तुम्हें, बट ये इनकम्प्लीट प्रूफ है। जहां पे अल्फा आया है, याद रखना अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है और जिसका नाम है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम्हारा जो भी रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करेगा वो भी एक फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आ चुका है। अल्फा वगैरह दिया रहेगा, आराम से निकाल लेंगे। अल्फा के बारे में डिटेली बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बट इतना पहले नोट करो कि तुम्हारा टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है और आर नोट कितना है, उस पर ये आर डिपेंड करता है। ये फाइनल है, ये आर नोट है इनिशियल। अभी मैं लिख के बताता हूं तुम्हें सब कुछ कि हमें इधर पे ये एक फॉर्मूला मिल चुका है। ये फॉर्मूला में हमें ये पता चला है कि आर इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जहां पे ये इसका मतलब होता है तुम्हारा फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब जब तुमने किसको चेंज किया था, जब तुमने किसको चेंज किया था, टेम्परेचर चेंज करने के बाद कितना आया। ये जो आर नोट होता है ना, ये आर नोट मतलब इनिशियल जितना भी डिग्री में है, ठीक है। इनिशियल होगा ना कुछ 5 डिग्री में इतना है, वो दैट रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। एट इनिशियल रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल जो भी टेम्परेचर है उस पे, ठीक है। और ये एट फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर में हमें चाहिए था, तो हमने फाइनल टेम्परेचर में अगर हमें निकालना है तो आर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा 1 तो 1 है सर। अल्फा क्या होता है सर, अल्फा का एक नाम होता है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट या तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल या तो टेम्परेचर, तुम्हारा मर्जी। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ हम लोग लिख सकते रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। बट ये अल्फा जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फास्ट ऑर्डर, ठीक है। हमें इतना नहीं पढ़ना है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये फास्ट ऑर्डर कोफिशिएंट होता है। थर्मल कोफिशिएंट 2 टाइप का होता है, एक फास्ट ऑर्डर होता है और एक सेकंड ऑर्डर होता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे इसको। और डेल्टा टी सर क्या होता है, डेल्टा टी तो सबको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा इधर पे ये तुम्हारा एक लीनियर ग्राफ बनता है, देख लो। इसमें अगर अच्छे से तुम देखोगे, आगे हम लोग पीएचडी करेंगे इसके बारे में, अल्फा के बारे में, लेकिन इसमें अगर तुम एक ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ग्राफ हमेशा एक क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करने से तुम्हें क्या मिल रहा है वो मुझे बताओ। ये मिल रहा है कि y अगर r इधर पे लिखना, r इक्वल टू, इधर पे लिखो r इक्वल टू इसको अगर इस साइड कर दोगे ना तो r नॉट ये आ जाएगा, और mx अगर तुम देखोगे तो r नॉट अल्फा डेल्टा टी ऐसा मिल जाएगा, r नॉट अल्फा डेल्टा टी ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। r नॉट अल्फा डेल्टा टी मिल जाएगा और साथ में ये r नॉट मिल जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ अगर तुम देखोगे ना, तो ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसा दिख रहा है ना तुम्हें। ये कैसे दिख रहा है सर, क्योंकि ये जो m है ना, ये कुछ ये मिल जाएगा तुम्हें, ये c तुम्हें ये मिल जाएगा, y एक्सिस में r रहेगा और x एक्सिस में डेल्टा t रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये अगर मैंने डेल्टा t लिख दिया, तो डेल्टा t के साथ तुम्हारा जो r है वो कैसे वेरी हो रहा है। तो सबसे पहले एक c आ रहा है, c कितना आ रहा है, तुम्हारा r नॉट आ रहा है, ठीक है। तो ये r नॉट, ठीक है, y एक्सिस में, और ये पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव वगैरह तो नहीं आ रहा है, तो एक पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। तो ऐसा कुछ तुम्हें ग्राफ दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ दिख जाएगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। लेकिन कुछ किताबों में जिसने डिटेयली पूरा लिखा है, उसमें अगर देखोगे ना, तो ये जो आर आया है ये थोड़ा सा आधा अधूरा आया है, क्योंकि हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर प्रूफ कर पाते तो मैं पूरा प्रूफ कर देता ना। मैंने कितना प्रूफ किया, इतना, वो भी अल्फा जब कांस्टेंट है। अल्फा अगर कांस्टेंट नहीं है तो इधर से ही हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, अल्फा का कुछ फंक्शन रहता 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर ऐसे कर देते तो आंसर आ जाता, ठीक है। अच्छा
तो इसका एक इक्वेशन होता है दैट इज आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है ना, साथ में अगर तुम देखोगे ना तो इधर पे बीटा डेल्टा टी स्क्वायर भी होता है। ये पूरा इक्वेशन है इसका। यहां पे बीटा जो होता है वो भी थर्मल कोफिशिएंट ही होता है, बट वो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है, बट वो सेकेंड ऑर्डर हमारा इतना काम का नहीं है। क्यों हमारा काम का नहीं है? क्योंकि बीटा का जो वैल्यू होता है ना वो काफी छोटा होता है, ठीक है। बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल। कितना टाइम्स पता है क्या? 1/1000 टाइम्स छोटा होता है अल्फा से, ठीक है। 1/1000 बहुत छोटा होता है अल्फा से। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बीटा को हम लोग क्या कर देते हैं, बीटा को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट। और स्मॉल, देखो बीटा भी स्मॉल है और डेल्टा टी और भी स्मॉल है। डेल्टा टी बहुत कम चेंज किया तो पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो घुमा फिरा के यही बात है, हमें इधर से यही सीखना है कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते। किसको? हम लोग हमेशा बीटा को नेग्लेक्ट कर देते। यही तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बुक में अगर देखोगे तो अल्फा डेल्टा टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें बस इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए, कि ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये टर्म होता ना, ये जो तुम्हारा बना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी के लिए बना है, ठीक है ना। यही तो बना अल्फा डेल्टा टी, ये इसका ही ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन अगर मुझे ग्राफ बनाना होता इसके लिए इस इक्वेशन के लिए अगर ग्राफ बनाना होता ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता। देखो अच्छे से, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता, इधर आर है और इधर डेल्टा टी है, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ कैसा बन जाता, देखो इधर कि पहले तो आर नॉट से स्टार्ट होना है, तो आर नॉट से स्टार्ट हुआ, देखो इधर पे भी आर नॉट ही है, आर नॉट से स्टार्ट हुआ, बट ये एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा है। और इसका अगर देखोगे ना, इसका सिग्निफिकेंस तभी आएगा जब डेल्टा टी बहुत बड़ा हो जाएगा। डेल्टा टी जब बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तभी इसका सिग्निफिकेंस आएगा, नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। डेल्टा टी स्मॉल के लिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि बीटा बहुत ही स्मॉल है अल्फा से। तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस लाने के लिए डेल्टा टी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब पहले तो वो स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, देख लो अच्छे से, पहले तो वो स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म चल रहा है, ठीक है, ये टर्म चल रहा है, ये टर्म के लिए ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। लेकिन जब डेल्टा टी थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट होगा ना, तो ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसा दिखेगा और ये अपवर्ड पैराबोला टाइप दिखेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला थोड़ा बहुत। देखो पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, और उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। पहले देखोगे तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो बीटा का अभी तक वो नहीं आया, बीटा डेल्टा टी स्क्वायर का अभी तक क्या नहीं आया, एक जो उसका पार्ट इस इक्वेशन में जो उसका पार्ट है वो अभी तक नहीं आया क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो ये नेग्लिजिबल है। जब डेल्टा टी जितना ज्यादा होता रहेगा ना, जैसे कि इस पार्ट से अगर देखोगे ये इतना तक तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद से अगर देखोगे ना तो डेल्टा टी थोड़ा ज्यादा हो गया, डेल्टा टी थोड़ा सा एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो गया, इसके वजह से वो थोड़ा सा कर्व लेना स्टार्ट किया। और ये कौन सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ है, बट हमारे जो सिलेबस में है वो यही है, ठीक है, यही हम लोग लेंगे। अगर एक्यूरेट अगर एडवांस में आ गया तो ये ग्राफ होगा, लेकिन अगर ग्राफ सिर्फ अगर नॉर्मल जेई मेंस में आ रहा है तो हम लोग यही ग्राफ को टिक कर सकते हैं। और एक्यूरेट तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि बीटा को लेना है या नहीं, ठीक है, वो पढ़ के तुम्हें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात इधर पे लिख लो। अभी अल्फा बीटा ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लेते, बीटा तो है ही नहीं हमारा, अल्फा के बारे में हम लोग पढ़ लेते कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। हमें ये मिल चुका है कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इधर वैल्यू वगैरह बिठा के निकाल सकते हैं, बट अल्फा क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। देखो तो हमें क्या मिला है, हमें ये मिला है कि ये छोड़ो, डायरेक्ट मैं लिखता हूं कि डी आर इक्वल टू हमें क्या मिला था, आर नॉट अल्फा डी टी मिला था, आर नॉट अल्फा डी टी मिला था हमें,
यही तो हमें मिला था, ये इनिशियल इक्वेशन मैंने लिखा। इधर से अगर अल्फा निकालोगे ना, अल्फा का मैं फिल दे रहा हूं कि अल्फा मतलब क्या होता है। अल्फा अगर देखोगे तो इधर से देखना कि डी आर बाई आर नॉट डी टी क्या आ जाएगा, अल्फा डी आर बाई आर नॉट डी टी आ जाएगा अल्फा। डी आर बाई क्या हो जाएगा, आर नॉट डी टी हो जाएगा तुम्हारा अल्फा। मतलब व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द चेंज, अल्फा इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, अल्फा इज द, देखो देखो इधर मैं पहले लिख लेता हूं, व्हेन आर नॉट इक्वल टू 1 ओम, आर नॉट अगर 1 ओम है और dt मतलब कितना चेंज हो रहा है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस है, अगर dt कितना चेंज किया मैंने, कितना टेम्परेचर में मैंने चेंज किया 1 डिग्री, और तुम्हारा जो ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो 1 ओम को मैंने 1 डिग्री अगर चेंज किया तो उसमें कितना चेंज आ रहा है, देखो ये 1 हो गया, तो इधर से हमें पता चल रहा है कि अल्फा जो आ जाएगा वो डी आर के बराबर, अल्फा जो आ जाएगा वो डी आर के बराबर आ जाएगा। सिर्फ इंग्लिश में तुम्हें इसको बोलना है और कुछ नहीं, कि अल्फा इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई और इंक्रीज और डिक्रीज बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस में, 1 ओम रेजिस्टर अगर है तुम्हारे पास, 1 ओम रेजिस्टेंस है उसका, एक कंडक्टर या रेजिस्टर है जिसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, उसमें तुमने अगर 1 डिग्री का चेंज किया, अगर उसमें तुमने 1 डिग्री का, सोचो कि ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का तुम्हारा एक रेजिस्टर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसमें 1 डिग्री अगर चेंज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। लेट्स से 1 डिग्री मैंने इंक्रीज किया तो ये 1 ओम से अभी 1.1 हो गया, तो चेंज कितना है 0.1 आया ना, दैट 0.1 इज योर अल्फा। किसी मटेरियल में अगर ज्यादा आ रहा है, किसी मटेरियल का, देखो मटेरियल अगर चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होगा, अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अल्फा किस पे डिपेंड करता है, अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कौन सा मटेरियल का है उस पर डिपेंड करता है अल्फा, ठीक है। तो अगर तुमने किसी मटेरियल लाया लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब लाया, तो अगर गोल्ड का 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के बाद अगर ये दिखा रहा है 1.001, तो उसका अल्फा कितना हो जाएगा, पहले 1 था अभी कितना आ गया 1.001, तो 0.001 जो है वो तुम्हारा अल्फा हो जाएगा। कितना चेंज हो रहा है दैट इज अल्फा। किसी का ज्यादा हो रहा है तो अल्फा उसका ज्यादा है, किसी का कम हो रहा है तो अल्फा उसका कम है, बस उतना ही है तुम्हारा अल्फा, ठीक है। अभी समझ आ गया अल्फा मतलब चेंज कितना हो रहा है, 1 डिग्री अगर चेंज करेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अल्फा का जो भी फॉर्मूला आया है, अल्फा का जो भी फॉर्मूला आया है वो कितना आया है बताओ, अल्फा का जो भी फॉर्मूला आया है वो कितना आया है वो बता दो। डेल्टा आर या तो डी आर डिवाइडेड बाई, अगर तुम देखोगे ना तो आर नॉट डी टी आया था, आर नॉट डी टी, ठीक है। इसका अगर ऐसा यूनिट लिखना है ना तो ऐसा यूनिट मुझे बता दो, बस इसका ऐसा यूनिट बता दो, वही मुझे इधर पे लिखना है। ये ओम हो जाएगा ऊपर, ठीक है। डी आर मतलब क्या, चेंज कितना होगा, रेजिस्टेंस में ही चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस में अगर चेंज हो रहा है तो ओम में ही आएगा ना, चेंज तो ओम में ही आएगा, तो ये भी ओम और आर नॉट भी ओम, और dt जो है वो तुम्हारा केल्विन या तो डिग्री सेल्सियस में तुम लिख सकते हो। ओम कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसमें तुम लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्या लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस के इनवर्स, और तुम लिख सकते हो केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इधर पे यूनिट अगर देखोगे तो ऐसा यूनिट अगर देखना है तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, इसलिए डायमेंशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का इनवर्स, बस हो गया। ओ सॉरी टेम्परेचर, ये टाइम लिख दिया मैंने, ये टेम्परेचर का मतलब केल्विन इनवर्स, ठीक है। केल्विन ही तो होता है तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन में, क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। जेई के लिए पढ़ लेना, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएगा ही यूनिट एंड मेजरमेंट से, ठीक है, तो पढ़ लेना अच्छे से। देख लो सब कुछ समझ आया क्या, अल्फा क्या है, अल्फा मतलब कितना रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज या तो डिक्रीज करते तो कितना चेंज आ रहा है, ज्यादा चेंज आ रहा है तो अल्फा ज्यादा, कम चेंज आ रहा है तो अल्फा कम, ठीक है। ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, और अल्फा का यूनिट वगैरह देख लो, आई होप तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। बीटा हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग बीटा नहीं पढ़ रहे। अच्छा तो इधर पे देखो पूरा समरी है, ये पूरा समरी है, या तो इसको कंक्लूजन मान लो,
अभी तक हम लोग ने आज जितना भी पढ़ा है उसका कंक्लूजन यही है कि अगर हमारे पास कंडक्टर होता है, कंक्लूजन दे रहा हूं, साइड में लिख लेना बिना देख के, सो दैट तुम्हें याद हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ डिक्रीज होता है, किसमें, कंडक्टर में, इसके वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा। सेकंड, सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या हुआ है, तो इसमें हुआ है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका एन में इंक्रीज आता है, इसलिए रेजिस्टेंस डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो। ठीक है, रेजिस्टिविटी में भी सेम ही होता है। और एलॉय, एलॉय में हम लोग थ्योरेटिकली यही लिखेंगे कि टेम्परेचर आर जो है उसका वो टेम्परेचर में डिपेंड नहीं होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा। और हमें ये पता चला कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखना है, मतलब टेम्परेचर के साथ तुम्हारा चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है, तो हमें पता चला आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी का स्क्वायर। यहाँ पे बीटा बहुत ही स्मॉल होता है, इसके वजह से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, और आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, जो कि एक क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, आर बसेस डेल्टा टी ग्राफ अगर हमें चाहिए तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है ना, इतना बस हमें पता चला। अल्फा क्या है उसके बारे में भी हमें पता चला। इसमें एक चीज रह गया जो कि शायद नीट या जेई में आ चुका है, वो चीज अभी इधर पे बात कर लेते हैं। जैसे कि अल्फा, अल्फा तुम्हारा क्या होता था, डेल्टा आर या तो डी आर डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये अल्फा होता है। ये अल्फा का पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हम लोग ने बात नहीं किया, चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसका 3 पार्ट हो सकता है, तीनों पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एक पार्ट अगर तुम देखोगे फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में अगर देखोगे ना तो डी आर मतलब आर, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो हमेशा देखो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस अगर इधर पे इंक्रीज होगा हमेशा, हमेशा ये डी आर इंक्रीज होगा, ये डी आर अगर इंक्रीज होगा तो अल्फा हमेशा इंक्रीज होगा। इसका मतलब अल्फा जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अल्फा जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो इधर पे लिखा हुआ होगा कि फॉर मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर्स हो गया, अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। हम लोग ने उल्टा बोला है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है इसलिए अल्फा तुम्हारा क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है। एक ही तो बात हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला मतलब सेकंड, सेकंड अगर देखोगे सेकंड में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में अगर देखोगे तो वो डिक्रीज होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली डिक्रीज हो गया, इनिशियली ज्यादा है, फाइनल कम है, तो जो माइनस करोगे वो तो नेगेटिव में आएगा, इसलिए अल्फा सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। याद रखोगे, याद रखना, आगे काम आएगा, देखना आज ही काम आएगा, देखना। ठीक है, अच्छा। और अगर तुम देखोगे तो हमारे पास थर्ड वाला है, थर्ड हमारे पास क्या है, दैट इज एलॉय। एलॉय में मैंने तुम्हें बताया था, प्रैक्टिकली मैंने बताया था कि एलॉय में थोड़ा बहुत क्या होता है, एलॉय में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का चेंज आता है, इसके लिए अल्फा क्या होगा, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज ही होता है, इसके लिए अल्फा पॉजिटिव आएगा, बट वेरी स्मॉल, बट वेरी, एलॉय के लिए बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, इसके लिए भी इतना ज्यादा नहीं होता है, मेटल के लिए भी बहुत स्मॉल होता है, 0.0000013 ऐसा कुछ आता है कॉपर के लिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी स्मॉल ही होता है, लेकिन इसके लिए और स्मॉल होता है, एलॉय के लिए और स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हमारा कंक्लूजन है कि ये सब चीजें हम लोग ने कवर किया है। ठीक है, अच्छे से देख लो और नोट कर लेना जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा चलो आगे, और हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में फोकस करते हैं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखेंगे कि जेई और नीट में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कैसे टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, पूरा आज का जितना भी हम लोग ने पढ़ा है सबको इधर पे यूज करना है। ठीक है, तो यूज करके ये तो इजीली तुम बता ही सकते हो, सब कुछ दिया हुआ है। देखो इनिशियल कंडीशन देख लो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ohm and 6.8 ohm at
80 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। तो इजी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस में बता के दे रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 2 ओम है, मतलब यही तुम्हारा इनिशियल है, ये तुम्हारा टी आई हो गया और ये तुम्हारा आर नॉट हो गया। ठीक है, और तुम्हें ये भी बता रहा है कि तुम्हारा 80 डिग्री सेल्सियस में 80 डिग्री सेल्सियस में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास मिल रहा है 6.8 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग इतना ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, ये टीएफ हो गया और ये हमारा आर आ गया। आर हमें निकालना है, तो हमें पता है कि आर हमेशा क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यही तो होता है हमारा। तो आर के जगह में अगर तुम बिठाओगे तो 6.8 बिठाना पड़ेगा, और ये तुम्हारा 2 दिया हुआ है, अल्फा हमें निकालना है, और डेल्टा टी अगर तुम देखोगे ना तो 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा टी है तो तुम्हें केल्विन में बिठाने का जरूरत, या तो केल्विन में चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को तुम डिग्री में बिठा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए 80 बिठा दिया। कोई कोई सोचेगा सर केल्विन में चेंज करूँ क्या? अरे केल्विन में चेंज करके जब माइनस करोगे ना, घुमा फिरा के 80 आ जाएगा, इसलिए हमें वो नहीं करना है। 80 डायरेक्ट डिग्री में बिठा दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जब इधर करोगे तो 3.4 आ जाएगा ये, और इधर से आ जाएगा 1 प्लस अल्फा और साथ में आ जाएगा 80। ठीक है, और इधर से अगर तुम देखोगे ना तो 1 इधर आ जाएगा तो 2.4, ये अल्फा साथ में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा साथ में। तो इधर से तुम देखोगे तो 2.4 डिवाइडेड बाई 80 इजिकल टू अल्फा आ जाएगा। 2 से अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करते तो ये 40 आ जाएगा। 2 से अगर इसको करते तो 1. ये तो 4 से जाएगा डायरेक्ट। 4 से अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 20। 4 से अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक है ना, 4 से अगर इसको करते तो 0.6 आ जाएगा। ये आ रहा है तुम्हारा अल्फा। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6/200 इक्वल टू अल्फा। ठीक है ना, तो इधर 100 है, 100 को ऊपर कर देते 3, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू, ठीक है ना, ये हो जाएगा 100 इधर से ले लेते ऊपर कर देते तो -2, ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा। देख लो ऐसा कुछ है क्या। और इसका जो यूनिट होगा वो भी हम लोग लिख लेते, यूनिट हो जाएगा तुम्हारा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो 3 इंटू 10⁻² आया था क्या मेरा? हाँ, तो 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। आई होप तुम्हें समझ आ गया, ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे आगे जाके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मेंस में आया था, क्या दिया हुआ है, सेम ही दिया हुआ है 2 ओम इसमें, ये इसमें हमें चाहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस बार तो डायरेक्ट कर देते कि डायरेक्ट अल्फा का फॉर्मूला ही लिख देते, या तो तुम डायरेक्ट लगाओ या तो ऐसे लगाओ। डायरेक्ट अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता था, dr डिवाइडेड बाई r नॉट डेल dt, ऐसा ही तो होता है। यही तो अल्फा का फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, जिससे ड्राइव होके आता है कि r इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इधर से प्रूफ होके आता है। चलो कोई भी एक में यूज कर लो। तो ये दिया हुआ है, देखो तुम्हारा इनिशियल ये था, तो इनिशियल रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर, तो इनिशियल रेजिस्टेंस तुम्हारा था 2। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर था 10। ठीक है, अच्छा, और फाइनल अगर तुम देखोगे तो वो हो गया 3, और फाइनल अगर देखो 30, तो 1 प्लस अल्फा 30 में चला गया, पहले कितना था 10 में, अभी 30 में चला गया, तो चेंज कितना हुआ 20। ठीक है, तो ये तो और भी आसान हो गया। ये 2 को इधर लाओ तो 1.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर देखोगे तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर तुम देखोगे तो अल्फा इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, मतलब 1/40 हो जाएगा घुमा फिरा के। ठीक है, तो 1/40 डिग्री पास डिग्री कितना डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस हमेशा इनवर्स होता है अल्फा। तो ये हम लोग ने निकाल लिया, देखो इजी बात है। ठीक है, ये यूनिट मैंने लिखा लास्ट में। चलो आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर कॉपर। ये तो हमें पता ही है, रेजिस्टिविटी विथ टाइम मैंने करवा के भी दिया, कॉपर का ही करवाया था। ठीक है, बुक में कॉपर का ही दिया हुआ है। तो इधर से तुम डायरेक्ट इसको जो मैंने ग्राफ बनाया था वो इधर पे तुम्हें
बनाना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों में से एक होने से चल जाएगा। फिर टेम्परेचर, तो जो कॉपर होता है वो तुम्हारा एक क्या होता है, कॉपर जो होता है वो एक तुम्हारा, कॉपर एक क्या होता है, कॉपर में मैं तुम्हें ये बताया है कि कॉपर जो होता है वो एक मेटल होता है, ठीक है। एक मेटल होता है मतलब वो एक कंडक्टर है, और कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि अगर तुमने उस पर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज वाला ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से ये ऐसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो इजी हो गया, 1 सेकंड का आंसर। चलो आगे। हाँ, ये तो अभी पढ़ा था, मैंने बताया था ना कि द सॉलिड्स व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा नेगेटिव है। अभी मैंने बताया ही था तुम्हें कि ये याद रखना कि अल्फा नेगेटिव उसका ही आएगा जिसका डी आर पाई आर नॉट डी टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला में से नेगेटिव कब आएगा, जब डी आर नेगेटिव आएगा, ठीक है। डी आर किसका नेगेटिव आता है, डी आर आता है सेमीकंडक्टर का नेगेटिव। सेमीकंडक्टर में अगर देखोगे तो सेमीकंडक्टर का क्या होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसका मतलब जो डी आर है, जो चेंज है वो नेगेटिव है, डिक्रीज हो गया ना। इनिशियली ज्यादा था, फाइनली कम हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव में आएगा। तो ये डी आर नेगेटिव में आएगा, डी आर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब अल्फा नेगेटिव आएगा। डी आर नेगेटिव का मतलब हो गया अल्फा भी नेगेटिव आएगा। तो अल्फा नेगेटिव तुम्हारा किस में आता है, सेमीकंडक्टर में आता है। तो सेमीकंडक्टर्स ओनली मैं इसमें मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी तुम्हारा नीट और जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। और आज का देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग देखेंगे 19 में एक अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि ln RT और 1/t² में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जिसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। ये इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप हमें दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। ln RT बाई 1/t² हमें बनाना है। इन एन एक्सपेरिमेंट, पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज प्लॉटेड, पता नहीं कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है हमें पता नहीं, ठीक है। एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन सम रेंज एज शोन इन द फिगर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। वन में कंक्लूड दैट कि कौन सा, इधर पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, कौन सा इक्वेशन इसमें फिट होगा, कौन सा इक्वेशन से हम लोग ने इसको डिराइव किया है, कौन सा इक्वेशन से ln RT बाई 1/t² का अगर ग्राफ बनाए ना तो ऐसा बनेगा। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ना कि इस बार डायरेक्ट तुम्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि क्या एक्सपेरिमेंट है, किसका एक्सपेरिमेंट है हमें नहीं पता। तो कोई भी इक्वेशन हमें नहीं पता है, तो इसलिए इधर से हमें देखना पड़ेगा कि RT, देखो RT इक्वल टू हमें दिया हुआ है R0t², ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे कि हमें ln RT चाहिए ना, तो इधर पे ln RT तुम कर लो, ठीक है। तुम इधर पे ln लगा लो, दोनों साइड अगर ln लगाओगे तो तुम्हें R0t² मिल जाएगा, R0t² मिल जाएगा। और इसमें अगर तुम लगाओगे तो ln R0 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2ln t हो जाएगा, 2ln t हो जाएगा, ठीक है। हमें तो 1/t² चाहिए, देखो हमें 1/t² चाहिए। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। इसको अगर तुम अच्छे से इसको अगर देखोगे तो ln RT तो इधर पे है, दैट इज y एक्सिस है, बट x एक्सिस अगर तुम देखोगे ना तो ये मिसिंग है, t² इधर पे मिसिंग है, 1/t² इधर बन ही नहीं सकता। ऑप्शन 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 2 को अभी चलो अभी वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन 2 में चलो कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ अच्छा दिख रहा है, या तो 3 हो सकता है, ठीक है। देखते चलो कौन सा वाला होगा। इसमें ln लगा दो दोनों तरफ, ln अगर इसमें लगा दोगे ना तो ln RT हो जाएगा, इसमें अगर देखोगे तो ln R0 हो जाएगा, समझ आ रहा ना। ln R0 e टू द पावर दिस, बट हमें पता है कि ln A इंटू B होता है, ln A प्लस ln B, तो ln R0 लिख दिया मैंने। और इधर पे अगर देखो ना तो ये ln e टू द पावर क्या हो जाएगा, प्लस ln e टू द पावर माइनस t02 बाई t², ये दिया हुआ। तो इधर से मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ln R0 तो है, ठीक है, और ये जो माइनस है ना वो आगे आ जाएगा, पावर हमेशा आगे आ जाता है, तो पावर हमेशा इधर पे आगे आ गया, और ये ln e बन गया। और तुम्हें पता है ln e 1 होता है,
तो ln r नॉट माइनस, अगर तुम देखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं ये समझाता हूं तुम्हें अभी। ये आंसर हो सकता है हमारा, क्योंकि इधर पे y एक्सिस और x एक्सिस हमें सिर्फ देखना है। y एक्सिस और x एक्सिस अगर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस ये mx प्लस c ऐसा होता है ना। तो इधर पे देखोगे तो m देखो इधर पे नेगेटिव में ही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि x तो तुम्हारा 1/t² है। देखो x 1/t² है और m तुम्हारा कितना आ जाएगा, -t0 आ जाएगा, -t0, और ये आ जाएगा तुम्हारा c, ये आ जाएगा तुम्हारा c। तो ये हो सकता है, यही आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जब बाहर निकलेगा ना तब t0 नीचे रहेगा, t² ऊपर रहेगा। हमें तो 1/t² में चाहिए, t² में नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर इधर पे देखोगे तो इसमें भी सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, तो आंसर इज बी। ठीक है, यही होगा, समझ आया। क्योंकि इसमें अगर तुम देखोगे, इसमें अगर तुमने ln लिया ना तो ये जो पावर है ना वो आगे आएगा। इसमें t² ऊपर, इसमें भी t² ऊपर, सिर्फ इसमें t² नीचे था, इन दोनों में t² ऊपर है। बट हमें तो चाहिए 1/t²। देखो इसको मैंने x पकड़ा, देखो 1/t² है ना, इधर 1/t² को मैंने x पकड़ लिया था, तो ये m बन गया। तो ये x बना है ना, तो ये y = mx प्लस c का ग्राफ ऐसे दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें 1/t² आ रहा है जिसको x पकड़ सकते हो। ठीक है, बट बाकी में अगर देखोगे ना तो t0 नीचे आ रहा है, t² ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्टली t² के साथ नहीं दिया, 1/t² है ना, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज का लेक्चर में, जिसमें हम लोग ने पूरा रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी देखा टेम्परेचर के साथ, और साथ में हम लोग ने ओम्स लॉ को भी देखा है। ओम्स लॉ का क्या देखा है, ओम्स लॉ को ड्राइव भी किया था मैंने, और फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और साथ में मैंने तुम्हें ये भी दिखाया कि ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या था। अच्छे से रिवाइज करके उसके बाद ही आना है। ठीक है, रिवाइज करके जरूर आना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के और भी चीज़ें धीमे धीमे रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस में बहुत सारा अच्छा लेवल का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी से पूरा प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ाई करके जरूर आना।